दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की न्यू मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन बीरबल को बिरादरी भोज में जाना था, अतएव वह बादशाह से अवकाश लेकर भोज में शामिल हुआ। जब भोजन करके लौटकर आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज भोज में कौन दो सा पदार्थ खाए हो? बीरबल ने पहले तो उस जगह की सुंदरता का वर्णन किए, फिर भोजन की सामग्री बतलाने लगा। वह क्रमशः सारी चीजों का नाम बतलाकर चुप हो गया। बादशाह को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए बीरबल से फिर पूछा, और क्या था? बीरबल याद कर और दो चार चीजों का नाम बतलाया, परंतु बात की श्रृंखला न टूटी। बीरबल ज्यों-ज्यों अधिक बतलाता, बादशाह बराबर और की धुन बांधे रहता। हर इच्छा से वह बात अधूरी ही रह गई। बीच में एक ऐसा जरूरी काम आ पड़ा कि दोनों पृथक दो चले गए। कई महीने बाद एक दिन वह बात बादशाह को फिर स्मरण हो आई, अतएव बीरबल की याददाश्त समझने के लिए बोला, बीरबल। और बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। और क्या कढ़ी? बादशाह बीरबल की याददाश्त से बड़ा संतुष्ट हुआ और उसे तत्क्षण एक सुंदर मोती की माला प्रदान की। दूसरे सभासद इस बात को देखकर बड़े चकित हुए। उन लोगों ने अपनों अकल लड़ाई हो न हो, बादशाह को कढ़ी से बड़ा प्रेम है, तभी तो कढ़ी का नाम लेते ही खुश होकर बीरबल को मोती की माला दी। दूसरे दिन मोती की माला के लालच से दरबारी लोग भी अपने दो घरों से उत्तमोत्तम मट्ठे की कढ़ी बनवा लाए। उनके साथ नौकर भी थे। वे कढ़ी का पात्र सिरों पर लिए हुए खड़े थे। यह दृश्य देखकर बादशाह ने दरबारियों से इस समारोह का कारण पूछा। वे उत्तर दिए, गरीब परवर, आपके लिए हम लोग कढ़ी बनवा कर लाए हैं। बादशाह उनकी ऐसी मूर्खता पर बहुत चिड़चिड़ा गया और कढ़ी लाने वालों के हाथ और पैरों में बेड़ियां जकड़ने की आज्ञा दी। वह बोला, ये महामूर्ख हैं, केवल नकल करना जानते हैं। बीरबल ने जो कढ़ी का नाम लिया था उसका तात्पर्य दूसरा ही था। बादशाह के क्रोध के सामने सबका छक्का छूट गया और सबों ने एक साथ करवद्ध प्रार्थना कर अपने अपराधों की माफी मांगी। दोस्तों, एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दे तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आएं तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था।
इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवें तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर, मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था, वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुहखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो।
पड़ोसिन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्करा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं।
बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। झूठे को सजा। दोस्तों, एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह श्यामदास पास पहुंच गया और बोला, मेरे से रुपए लौटा दो के। 100 रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी, लेकिन इस बात की गवाही दर्जनों लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इसका जिक्र खुद किया है और रुपया लेना स्वीकार किया है। श्यामदास विनयपूर्वक बोला, मगर यह बात हकीकत नहीं है। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपए सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला रुपया देता कहां से। बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थीं। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला। स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपए जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र चर्चा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जिद्दी बेटा। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ।
बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं।
जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढकर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। नाई की दाढ़ी कौन बनाए?
बादशाह अकबर के राज में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थे, इसलिए नाई ही लोगों को हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप्प पड़ गया। राजू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय बादशाह दरबार में आने वालों को तोहफे देते थे। राजू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हठ करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। राजू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए क्योंकि यह बात सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था क्योंकि उन्हें लगता था लंबी दाढ़ी से वे ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। राजू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करें। अकबर को भी बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते वे सिर्फ राजू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। राजू संतुष्ट होकर घर गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा भी लगा कि वह बिना डर के दाम भी बढ़ा सकता है क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले व्यक्ति राजू को मुहमांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरोह को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं यह फरमान जारी किया था, इसलिए वे बीरबल के पास गए। बीरबल को पूरी कहानी बताई। बीरबल ने फरमान पढ़ा और पुरोह से पूछा, यह फरमान कब जारी किया गया? पुरोह, हुजूर, 8 महीने पहले। बीरबल, क्या राजू की भी दाढ़ी है? पुरोह, हुजूर, यह समय चलन के बारे में बात करने का नहीं है, आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। बीरबल, मूर्ख, मैं वही कर रहा हूं। अब बताओ, क्या राजू दाढ़ी है? पुरोह, मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था और तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब है या नहीं मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बीरबल, ठीक है, अब जाओ और उसे पकड़कर लाओ, उसे कहना बादशाह मिलना चाहते हैं। मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। पुरोह राजू को लेकर बादशाह के पास आया तो बीरबल भी वहीं बैठे थे। बीरबल, राजू, तुमने अपने अनाप शनाप मूल्यों से बहुत धन कमा लिया है। अब अच्छा है कि तुम बादशाह का यह फरमान वापस लेने की बात मान जाओ। बीरबल ने उसे बहुत समझाया, पर वह न मना करता और नहीं मानता। अब बीरबल उसे समझाते समझाते थक गए। बीरबल, राजू जाने से पहले एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार हजामत कब बनवाई थी? राजू, हुजूर, मैं हर सुबह अपनी हजामत बनाता हूँ। बीरबल, क्या तुम किसी और नाई के पास जाते हो? राजू, नहीं हुजूर, फरमान के पश्चात आगरा में मैं अकेला नाई हूँ, मैं अपनी हजामत स्वयं बनाता हूँ। बीरबल, जहांपनाह, आपके फरमान के अनुसार राजू को मौत की सजा मिलनी चाहिए। राजू, जहांपनाह, अगर आप मुझे मौत की सजा देंगे क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो लोग कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं राजू के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने फरमान भी जारी किया था। बीरबल, वह ठीक है, लेकिन इसने स्वयं आपके फरमान की अवहेलना की है। आपके फरमान के अनुसार वह केवल उनकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। अकबर, बिल्कुल सही। बीरबल, तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाजत है, स्वयं अपनी नहीं। राजू सन्न रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहांपनाह, लेकिन आपके फरमान के अनुसार
अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी भी हजामत करनी पड़ती। जो हजामत नहीं करते वे से हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, यह सच है, लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था केवल वे जो स्वयं हजामत नहीं कर सकते वे राजू से हजामत बनवाएंगे। अगर तुम स्वयं की हजामत करते हो तो तुमने फरमान की अवहेलना की है। राजू सफेद पड़ गया और बोला, जहां पनाह, इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता। कोई बात नहीं अगर मुझे मृत्यु दी जाती है। बादशाह ने राजू की तरफ देखा, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। तुमने लोगों से हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि यह मेरा फरमान था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह फरमान केवल आगरा तक सीमित है, इसलिए राजू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए उसे माफी दे दी जाए। शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं, एक दिन वे अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप-छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप-छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप-छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप-छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि एक कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है।
प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।